आरजेडी ने मुसलमान उम्मीदवार बनाए, वहाँ पे यादवों ने वोट नहीं किया, हिना साहब को इग्नोर किया, शहाबुद्दीन परिवार को हराया है, उस शहाबुद्दीन परिवार को जिनके कारण उस क्षेत्र की पहचान रही है। 1996 से 2004 तक शहाबुद्दीन लगातार चुनाव जीतते हैं। मुसलमान उम्मीदवार उतारता है, वहाँ के जो यादव वोट बैंक के जो लोग हैं, यादव वोटर है, वो मुसलमान को वोट नहीं देकर वो भाजपा बाकी दलों को दे देते। वामदल चाहेगी कि हम उस सीट पर लड़े, तो एक रास्ता भी निकलता है आरजेडी के सामने, उस सीट को छोड़ दे और वामदल को दे दे। सिवान में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है, उस शहाबुद्दीन को उन्होंने हराया है, तो इसलिए कहना बहुत आसान है कि नीतीश कुमार टिकट काट देंगे, हिना साहब जेडीयू में शामिल हो सकते, हिना साहब जेडीयू ज्वाइन कर लेंगे। यादवों की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन हिना साहब के अलावा टुन्ना जी पांडे जो भाजपा के नेता के तौर पर जिनकी पहचान रही है। लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बचे हैं, बिगुल बजना बाकी है, चुनावी ऐलान होना बाकी है, लेकिन हमने सोचा कि एक सीरीज चलाएंगे, आपके बीच में ये बताएंगे कि किस लोकसभा क्षेत्र में किसका माहौल है, किस पार्टी का माहौल है, वहां से कौन प्रत्याशी जो है वो दम भरेगा, बिगुल किस प्रत्याशी का बजेगा, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमने इस कदर तैयारी की है, ना सिर्फ गूगल से बल्कि वहां के स्थानीय जो पत्रकार हैं उनसे बातचीत करके, आम जनता से बातचीत करके, और जो प्रत्याशी हैं जो दम भर रहे हैं उनसे बातचीत करके हमने एक ऐसा डेटा तैयार किया है जो आपके सामने रखेंगे, और हर दिन एक नया एपिसोड आपके सामने आएगा। ये पहला एपिसोड है और इसमें आज चर्चा होगी सीवान लोकसभा क्षेत्र की, जहां की मौजूदा सांसद कविता सिंह हैं जो कि जेडीयू से बिलोंग करती हैं। और अब चर्चा करेंगे कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा, मौजूदा वहां से कौन सी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद हैं और यही बताएंगे आपको कि किस लोकसभा क्षेत्र में कौन दम भरने वाला है। क्या लगता है बिरजू? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र की। सिवान जो शहाबुद्दीन का गढ़ कहा जाता है, न सिर्फ कल बल्कि आज भी सिवान की पहचान शहाबुद्दीन के क्षेत्र के तौर पे होती है, ये एक सच्चाई है। अब चर्चा को शुरू करने के लिए और अंत करने के लिए सबसे पहले हमको जानना समझना है कि वहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है, अलग अलग पार्टियों की क्या स्थिति है, कौन कितना मजबूत दावेदार है, किसको इग्नोर करेंगे तो कौन किस पे भारी पड़ेगा। सबसे पहले तो जान लीजिए कि वहाँ से सांसद को आपने बताया कि जेडीयू की कविता सिंह जेडीयू का सिटिंग सीट है, एनडीए नीतीश कुमार इस वक्त भी इन भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है। तो ऐसे में सवाल जो है था पहले कि कौन एनडीए से उम्मीदवार हो सकता है, वो सवाल थोड़ा कमजोर हुआ है चूंकि नीतीश कुमार की वापसी हो गई है। तो एक तो जेडीयू वहाँ है, कविता सिंह है, यह तो तय माना जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि वहाँ का जातीय समीकरण क्या है, सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि सिवान में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है और ये आबादी तकरीबन 18% के आसपास है, इससे ज़्यादा है जो आंकड़े हमारे पास हैं। और ये आंकड़े न सिर्फ गूगल पर टाइप करके हमने निकाले हैं बल्कि स्थानीय वहाँ के पत्रकार, स्थानीय नेता और स्थानीय राजनीति को जानने समझने वाले लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 18% से अधिक जो है वो मुसलमान की आबादी सिवान में है। तो सीधा मकसद है कि मुसलमान को कोई भी पार्टी जो है वो अपने टारगेट में लेकर ही आगे की रणनीति तय करेगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर यादवों की सबसे बड़ी आबादी है। सिवान में यादव तकरीबन 16% के आसपास है और दलित की बात कर ली जाए तो उनकी भी आबादी वहां पे 15% से अधिक है। मतलब कि एक समीकरण मुस्लिम, यादव और दलित का वहां पे बनता है और कहा जाता है कि इस तीन वोट बैंक को जो साध लेता है, जो प्लस कर लेता है तीनों वोट बैंक को, सत्ता उसके हाथ में चली जाती है। लेकिन कई बार त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है जिसके कारण जो है वो नहीं भी साधे तो टारगेट जो है अचीव कर लिया जाता है। इसके अलावा ब्राह्मणों की आबादी तकरीबन 4 से 5% के आसपास है, राजपूतों की आबादी भी वहां पे 3% के आसपास है, मल्लाह की आबादी भी वहां पे अच्छी खासी है। अब बात कर लेते हैं वहां पे कौन उम्मीदवार है, कौन प्रबल दावेदार है, किसको इग्नोर किया जाएगा। तो एनडीए की सिटिंग सीट है, जेडीयू की सिटिंग सीट है, कविता सिंह तो है ही, लेकिन इसके अलावा कविता सिंह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कई उम्मीदवार हैं। जैसे ओम प्रकाश यादव का ले लीजिए, ओम प्रकाश यादव एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे हैं क्योंकि 2009 में उन्हें निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, फिर 14 में उन्हें भाजपा मौका दे देती है चूंकि निर्दलीय जीतने के बाद भाजपा को समर्थन कर देते हैं वो, तो भाजपा के हो गए 14 में, तो वो 14 जीत गए। फिर 19 के चुनाव में नीतीश कुमार साथ थे तो 19 में जेडीयू को चली गई वो सीट, तो जेडीयू ने कविता सिंह को मैदान में उतारा, कविता सिंह भी भारी मतों से चुनाव जीती। शहाबुद्दीन साहब की जो पत्नी है हिना साहब को उन्होंने भारी अंतर से चुनाव में जो है वो मात दिया। इसके अलावा जो पूर्व
प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं भाजपा के बिहार सरकार में, मंगल पांडे, इनका भी नाम है। और इनको लेकर चर्चा है कि ये भी कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इस सीट को छोड़ दे, क्योंकि नीतीश कुमार से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो ये चाहेंगे कि नीतीश कुमार इस बार छोड़ दे ताकि मंगल पांडे को ये सीट मिल जाए, क्योंकि मंगल पांडे एक बड़े नेता है। ओम प्रकाश यादव भी वहाँ की राजनीति के काफ़ी मजबूत नेता है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इंडिया गठबंधन महागठबंधन की, तो वहाँ पे हिना साहब के अलावा दूसरा कोई नाम जहन पर नहीं आता है, क्योंकि उनका एक बैकग्राउंड रहा है, उनके पति से उस क्षेत्र की नाम रही है, तो किसी भी हाल में वही लड़ेंगी ऐसा माना जाता है। हालांकि चुनाव लड़ी हैं, हार गई, हारने का कारण क्या है वो भी हम बताएंगे आपको, वहाँ के लोगों ने क्या बताया है। लेकिन हिना साहब के अलावा टुन्ना जी पांडे, जो भाजपा के नेता के तौर पर जिनकी पहचान रही है, MLC रहे हैं भाजपा के नेता पहचान, लेकिन वो शहाबुद्दीन परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। और कहा जा रहा है कि इन दिनों वो लालू परिवार, तेजस्वी यादव, RJD के बेहद करीब हैं, कि अगर हिना साहब को टिकट नहीं मिलता है तो फिर टुन्ना जी पांडे को यहाँ से RJD महागठबंधन उम्मीदवार बना दे। लेकिन एक चीज शशांक, एक बात जो बार बार लोगों के जहन में सवाल खड़ा कर देता है कि अगर हिना साहब को इग्नोर किया गया, जैसा कि ऐसी चर्चा होती रहती है कि राज्यसभा नहीं भेजा गया तो नुकसान होगा, नुकसान कई जगह पर हुआ भी RJD को, अगर उन्हें नहीं भेजा जाता, उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाता है, तो न सिर्फ सिवान की राजनीति में, सिवान में RJD को नुकसान होगा, बल्कि दर्जन भर ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां मुसलमान की वोट अच्छी खासी तादाद में है, वहां पे RJD को नुकसान हो सकता है। तो एक पॉइंट ये भी है कि RJD नहीं चाहेगी कि ये नुकसान हमें हो। तो इसका एक रास्ता भी जो वहाँ के लोगों ने बताया कि हो सकता है कि RJD हिना साहब को चुनाव नहीं लड़ना चाहती हो, वो चाह ले कि भाई इस सीट को हम लड़े ही ना, इस सीट को सहयोगी दल को दे दे, क्योंकि वामदल मांग कर रही है कि भाई हमें दे दीजिए, क्योंकि वामदल का एक कैडर वोट बैंक रहा है। तो ऐसे में वामदल चाहेगी कि हम उस सीट पर लड़े, तो एक रास्ता भी निकलता है RJD के सामने कि उस सीट को छोड़ दे और वामदल को दे दे। तो एक परिस्थिति ये बन सकती है। अच्छा, और एक तो ये भी कहा जा रहा है कि मंगल पांडे भी लगातार वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, टूना जी पांडे भी तैयारी कर रहे हैं, तो दो ब्राह्मण जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। और टूना जी पांडे का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि उनके छोटे भाई जो हैं वो राजद के विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, सिवान लोकसभा क्षेत्र में वो विधानसभा आता है, वहाँ से वो विधायक हैं। तो कहा जा रहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं। तो और ये भी खबर थी कि हिना साहब JDU में शामिल हो सकती हैं, तो उसके बाद क्या माहौल होगा कि अगर JDU में हिना साहब जाती हैं तब वहाँ का क्या? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि हिना साहब JDU ज्वाइन कर लेंगी। हिना साहब नाराज जरूर हैं, उन्होंने कहा था कि मैं RJD से नहीं हूँ, उन्होंने कई बार इस बात को कहा, तो उससे ये तस्वीरें साफ हो रही थी कि उनकी नाराजगी मतलब किस स्तर पे है। वो काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रही हैं, जो उनके बेटे को जेल भेज दिया गया, जो भी कारण रहा हो, और उस पूरे मामले में RJD से जो उम्मीद की थी अपनी पार्टी से, जिस पार्टी को सींचने में उनके पति ने पूरी ज़िंदगी लगा दी, उस पार्टी वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है, तो नाराज़गी थी। तो हो सकता है कि परिस्थिति बने कि शहाबुद्दीन साहब की जो पत्नी है हिना साहब, वो JDU ज्वाइन कर ले। तो JDU ज्वाइन करने का मकसद भी यही होगा अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तब। हालांकि यह कहना बहुत आसान नहीं है कि वो RJD को छोड़कर या फिर वो JDU ज्वाइन कर ले। अगर वो ज्वाइन करती है तो फिर मकसद सीधा है कि भाई हम यहाँ टिकट नहीं मिल रहा है तो हम आपके पास आ रहे हैं, आप हमको टिकट दे दीजिए, आप हमको टिकट दे दीजिए। तब यहाँ पे RJD या फिर दूसरा जो ऑप्शन है उस पर लोग काम करेगा। लेकिन अगर हिना साहब अगर पाला बदलती हैं, RJD को छोड़कर यहाँ आती हैं, तो सीधा मकसद होगा कि मुझे लोकसभा चाहिए। अच्छा, क्या नीतीश कुमार कविता सिंह को रिप्लेस करेंगे? ये भी कहना मुश्किल है। कविता सिंह वहाँ से मौजूदा सांसद हैं और उन्होंने हराया किसे है? शहाबुद्दीन परिवार को हराया है। उस शहाबुद्दीन परिवार को जिनके कारण उस क्षेत्र की पहचान रही है, जहाँ से वो 4 बार सांसद रहे हैं 1996 से लेकर 2004 तक, उस शहाबुद्दीन को उन्होंने हराया है। तो इसलिए कहना बहुत आसान है कि नीतीश कुमार टिकट काट देंगे, क्योंकि शहाबुद्दीन, माफ़ कीजिएगा, जो कविता सिंह के पति हैं अजय सिंह, उनका संबंध नीतीश कुमार से बहुत अच्छा है, और न सिर्फ नया संबंध है बल्कि एक पुराना संबंध है, उनके परिवार से भी एक संबंध रहा है। तो इस लिहाज से यह कहना मुश्किल होगा कि उनका टिकट कट जाएगा। एक सवाल जो बार बार हम पिछली बातों में हम जिक्र कर रहे थे कि हिना साहब हार क्यों जाती है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। हिना साहब की हार के पीछे का सबसे बड़ा कारण वहाँ पे जो हमको समझ में आया लोगों से बातचीत करने के बाद, कि यादव वोट बैंक है। यादव जो है वो उनको वोट नहीं करता है RJD के कैंडिडेट होने के बावजूद भी, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की आबादी तकरीबन 18% से अधिक है।
यादवों की आबादी तकरीबन 16% से अधिक है। तो अगर ये दोनों वोट हिना साहब को मिल जाए तो फिर हाराना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि न सिर्फ सिवान लोकसभा क्षेत्र में बल्कि एक एक विधानसभा और एक एक लोकसभा को अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे, हमने कवर किया 2020 का विधानसभा चुनाव, तो हमने इस चीज को बहुत करीब से देखा है कि जहां पे आरजेडी ने मुसलमान उम्मीदवार बनाए वहां पे यादवों ने वोट नहीं किया। यादव जो है वो पार्टी लाइन से इतर हटकर जाकर जो है समीकरण पे चलता है राजद। वो यही तो बात है कि जहां पे मुसलमान कैंडिडेट होता है वहां एमवाई समीकरण नहीं होता है। क्योंकि आमतौर पे ऐसी चर्चा होती है तो ये कहना भी जरूरी होता है कि कहा जाता है कि मुसलमानों के सामने कोई विकल्प नहीं होता है, लेकिन यादवों के सामने विकल्प होता है। अब मान लें कि अब उदाहरण तौर पर लीजिए, साल 2009 में आरजेडी की उम्मीदवार थी हिना साहब, ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव लड़े, भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार उतारा था। वहां परिस्थिति क्या बनी थी? वहां परिस्थिति यह बनी कि वहां के यादवों ने हिना साहब को वोट नहीं देकर अपने जाति के उम्मीदवारों को वोट दे दिया, जिसके कारण ओम प्रकाश यादव चुनाव जीत गए। तो ये परिस्थिति न सिर्फ सिवान में बनती है बल्कि हर एक लोकसभा में बनती है कि जहां पे आरजेडी मुसलमान उम्मीदवार उतारता है वहां के जो यादव वोट बैंक के जो लोग हैं, यादव वोटर है, वो मुसलमान को वोट नहीं देकर वो भाजपा बाकी दलों को दे देते हैं, जिसके कारण मुसलमान उम्मीदवार की हार हो जाती है। और यही परिस्थिति बार बार हिना साहब के साथ सिवान में भी बनता है। और उनकी हार के पीछे सबसे बड़ा कारण वहां के यादव वोट बैंक है। जो लालू यादव दावा करते हैं, उनकी पार्टी एमवाई की बात करती है, तो उस क्षेत्र में एमवाई नहीं दिखता है। बिल्कुल, तो ये भी बात सही है कि 1996 से 2004 तक शहाबुद्दीन लगातार चुनाव जीतते आए, लेकिन 2009 में वहां पर उनकी पत्नी की हार हुई, उसके बाद 2014 में हार हुई, 2019 में हार हुई। तो राजद भी अब सोच रही है कि लगातार हार रहे उम्मीदवार को टिकट कैसे दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ टूनाजी पांडे भी लगे हुए हैं कि राजद इस बार उनको टिकट दे दे। दूसरी तरफ अगर आते हैं तो कविता सिंह तैयारी में लगी हैं और मंगल पांडे भी तैयारी में है। मंगल पांडे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे हैं और कविता सिंह मौजूदा सांसद हैं, तो उनका टिकट कटने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो ये सिवान लोकसभा क्षेत्र का जो एक सर्वे रिपोर्ट कहे वो आपके सामने था कि क्या होगा इस बार लोकसभा में, कौन उम्मीदवार होगा, कौन ताल ठोकेगा, किस पार्टी से ताल ठोकेगा, उस पर हमने चर्चा की। एपिसोड ये पहला था, एपिसोड दूसरा भी आएगा और दूसरे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गोपालगंज की, उसके बाद महाराजगंज और फिर सारण लोकसभा क्षेत्र की। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।